आपका एक्सपीरियंस कैसे था जब आपने टीसीएस ज्वाइन किया था तभी? मेरा पूरा आइदर प्रोजेक्ट लेड ऑफ हो गया था या फिर कंपनी का एक सेक्शन और सब्सिडियरी कंपनी पूरी डिसॉल्व हो गई थी। कि हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारी कंपनी में ले ऑफ होने वाला है? यू कैन अर्न एनीथिंग लाइक 5-6 LPM। एआई टेकिंग ओवर जॉब्स ये एक नया कंसेप्ट नहीं है। आपकी करंट कंपनी अडोबी में कितने इंटरव्यू राउंड्स हुए थे और क्या-क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे आपको? जो जॉब जॉब मार्केट इंडिया का है अभी करेंटली फॉर टेस्टिंग, तो आपको ऑटोमेशन सीखना ही पड़ेगा, आपको कोडिंग नॉलेज लेनी ही पड़ेगी, इसका चॉइस नहीं है। तो कभी ऐसा हुआ है क्या कि एचआर ने आपको शायद मतलब इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया क्योंकि ये रीजन था कि आपने फ्रीक्वेंट स्विचेस किए थे? अगर किसी भी जॉब डिस्क्रिप्शन में मैनुअल लिखा है तो उस जॉब पोजीशन को सैलरी कम मिलेगी। तो लोगों को ये भी क्वेश्चन आता है कि सेलेनियम विद जावा से स्टार्ट करें कि नए फ्रेमवर्क प्लेराइट या साइप्रेस सीख लें? टेस्ट करके बग्स फाइंड करने का जो प्रोसेस है जिसको मैनुअल टेस्टिंग बोलते हैं हम, तो ये काफी बोरिंग लगता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ राठौड़ और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, इनका नाम है रनिश, जिनको अराउंड 9 इयर्स का एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में और एक लीड क्वालिटी इंजीनियर है अडोबी कंपनी में। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप पहले ही कैसे पता कर सकते हो कि आपके कंपनी में ले ऑफ्स होने वाले हैं। क्या आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ऐसा करियर चूज करना चाहिए 2025 में? सर्विस बेस्ड कंपनीज और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में इंटरव्यूज कैसे कंडक्ट किए जाते हैं? क्या टेस्टिंग एक मोनोटोनस जॉब है? क्या टेस्टिंग में ज़्यादा सैलरी और रिस्पेक्ट नहीं मिलता? तो सबसे पहले हम लोग रनीश के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो ओवर टू यू रनीश। Sure. Thank you, Siddharth, for inviting me, and hi everyone. Yeah, as Siddharth told, I am Ranish Chaudhary, and yes, इस industry में more than 8 years हो गया, and I'll be completing 9 years in September. And different companies में काम किया है, different scale की companies में काम किया है. अगर मैं इंडिया के parts states में बात करूँ तो and cities में, तो मैंने वर्क किया है केरला में, इन त्रिवेंद्रम, आई वर्क इन मुंबई, फिर मैं पुणे स्विच किया मैंने, एंड देन गुड़गांव, एंड करेंटली इन नोएडा। एंड हाँ जी, आई स्टार्टेड माय करियर विद टीसीएस, और फिर डिफरेंट स्विचेस हुए बेस्ड ऑन डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स दैट आई हैड, एंड करेंटली आई एम वर्किंग एज लीड क्यूए एट एडोबी। लेकिन मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ एज अ टेस्टर, बिकॉज हमारी जो डेजिग्नेशन है ये चेंज होती रहती है। इन सम कंपनीज पीपल कॉल एज दैट, किसी में क्यूए, किसी में कुछ और बोलते हैं। तो मैं टेस्टर एज अ टेस्टर इंट्रोड्यूस करता हूँ। आई थिंक दैट मेक्स थिंग्स सिंपल, एंड आई कैन टॉक अबाउट द टूल्स एंड टेक्नोलॉजी दैट आई वर्क ऑन, बट या दैट विल continue as we discuss along in this podcast. करेक्ट। तो रनीश, जब आप कॉलेज से पास आउट हुए थे या आप आपका करियर स्टार्ट करने वाले थे, तो आपने सोचा था कि आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में अपना करियर स्टार्ट करना है? नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं सोचा था। इनफैक्ट मेरी चॉइस नहीं थी कि मैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जाऊं। मेरा सिलेक्शन हुआ था इन फोर्थ ईयर इन कॉलेज प्लेसमेंट इन टीसीएस। तो इन टीसीएस देयर इज दिस स्टैंडर्ड where they assign you to different projects, different groups. So they decided that they will assign me to testing. I'm not sure कि उसके पीछे रीजनिंग क्या थी या जो भी रीजन था, बट उन्होंने टेस्टिंग में डाल दिया, जिसके लिए मैं खुश नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि हमने कॉलेज में सुना नहीं था कि टेस्टिंग में करियर कैसे होता है। सब लोग बात करते थे कि आप प्रोग्रामर बन जाओ, कोडर बन जाओ, डेवलपर बन जाओ। तो कभी सुना नहीं था कि टेस्टिंग में कैसा हो सकता है करियर। क्या ये करियर की स्टार्टिंग गलत हो रही है? क्योंकि मैंने बीटेक किया सीएस से, और मैं इवन 10-12 से ही मैं इंटरेस्टेड हूँ इन कंप्यूटर्स, लर्निंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो मेरे को लगता था कि यार मेरे को तो कोडर बनना था, ये टेस्टिंग में कैसे आ गया मैं? तो ये ऐसे स्टार्टिंग हुई है मेरे करियर की टू टेस्टिंग। ऑनेस्टली मतलब मेरे को आना नहीं था टेस्टिंग में। तो ये स्टार्टिंग थी, लेकिन फिर जब करते-करते थोड़ा टाइम हुआ, 2 साल हुए, फिर मेरे को लगा नहीं यार, इस करियर में भी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे तुम अपना लॉजिकल माइंड अप्लाई कर सकते हो। एक ग्रोथ पाथ है इस फील्ड में, वो मेरे को थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद पता चला। बट मेरा इंट्रोडक्शन टू टेस्टिंग ऐसे था, मेरे को जाना नहीं था बट मैं आ गया था टेस्टिंग में। करेक्ट। और रनीश, आपने आपके इंट्रोडक्शन में भी बोला कि आपकी फर्स्ट कंपनी टीसीएस थी और मैंने सुना है कि बहुत लोग टीसीएस ज्वाइन करने के बाद कभी छोड़ते भी नहीं है, मतलब रिटायरमेंट तक टीसीएस में ही काम करते हैं।
तो मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ कि आपका एक्सपीरियंस कैसे था जब आपने टीसीएस जॉइन किया था तभी? श्योर। ये टीसीएस बहुत सही कंपनी है। मतलब मैं एक टियर 2, टियर 3 कॉलेज से आता हूँ। मतलब मेरे को टियर समझ नहीं आती, लेकिन टियर 2, टियर 3 अगर मैं बोलूँ तो मैं मेरठ से आता हूँ। एंड आई कम फ्रॉम दिस टाउन, एंड उससे डायरेक्टली जंप लेके टीसीएस में आना, मुंबई में वर्क करना। आई हैड माय ट्रेनिंग इन त्रिवेंद्रम इन केरला। आई गॉट दिस एक्सपोजर। ये जो एक्सपोजर मिला ना मुंबई में आके इन टीसीएस, वर्क करना विद फॉरेन क्लाइंट्स, कैनेडियन क्लाइंट्स एंड यूएस बेस्ड क्लाइंट्स। तो ये जो एक्सपोजर है ना, ये टीसीएस की वजह से ही मिल पाया। जो इतने सालों का रिलेशनशिप टीसीएस ने मेंटेन किया है विद देयर क्लाइंट्स, तो वो एक्सपोजर दे पा रही है टू फ्रेशर्स कि भाई तुम देखो कि एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कैसे काम करते हैं। तो टीसीएस की पॉलिसीज भी देख लो आप। आई मीन रतन टाटा है, मतलब पूरी टाटा ग्रुप जो है, एवरीवन इज इंस्पायर्ड फ्रॉम देम। तो आपको वो फीलिंग दिखती है व्हेन यू वर्क फॉर टीसीएस। तो काफी सही है काम करना टीसीएस में। एंड जैसे आपने बोला, रिटायरमेंट लेने वाली कंपनी है। आप को काम भी करने को मिलता है, एंड लोग भी अच्छे हैं। तो काफी अच्छी स्टार्टिंग होती है। मतलब अगर आप इन एमएनसीज में आ जाओ, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, क्योंकि वो एक्सपोजर आपको शायद अपने टाउन में नहीं मिल पाता, जो इन कंपनीज में जाके मिलता है। यस, तो रनीश, आपकी अडोबी शायद अभी 5th कंपनी है, करेक्ट? यस, यस। तो आपने मतलब मैंने देखा मोस्ट ऑफ द कंपनीज विदिन 2 इयर्स आपने छोड़ दी थी, सिर्फ एक टीसीएस में शायद आपने 2 से ज़्यादा साल काम किया था, करेक्ट? तो यस, यस, एग्जैक्टली। तो तो आप ये बता सकते हो कुछ रीज़न था क्या कि आपने सोचा कि मोस्टली हर एक कंपनी में 2 साल से कम काम करना और फिर छोड़ना है? नहीं, नहीं यार, ऐसा ऐसा कुछ सोचा नहीं था मैंने। वो ऐसा होता गया करियर में। और अब जैसे आप सवाल पूछ रहे हो, ऐसा कभी-कभी लगता है कि एचआर भी कभी-कभी पूछ लेते हैं कि यार आप आप इतने स्विचेस क्यों कर रहे हो अपने करियर में। और मेरी 8 इयर्स में 5th कंपनी है ना, तो मैंने वो भी लोग देखे जिनकी 8 इयर्स में मे बी 7 टू 8 कंपनीज भी हो जाती है ना? लेकिन हाँ, मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतने स्विच करूँगा। तो फॉर ईच स्विच मेरा एक रीज़न है। अ, एंड वो रीज़न ही मैं मतलब कम्युनिकेट करता हूँ अगर एचआर्स भी मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं। कई बार रीज़न होता है कि आई एम लूकिंग फॉर बेटर पे। कई बार रीज़न होता है कि मेरे को सीखने में कुछ अच्छा लग रहा है। कई बार लोकेशन प्रेफ़रेंस होती है। तो ये भी होता है। और 2 बार ऐसा हुआ है जब मैंने स्विच इसलिए किया है क्योंकि करंट प्रोजेक्ट एंड करंट कंपनी में ले ऑफ स्टार्ट होने वाले थे। तो ये भी एक रीज़न है जो कि काफ़ी लोगों ने भी फेस किया होगा ड्यूरिंग कोविड और आफ्टर कोविड। तो ऐसे मन नहीं था इतना स्विचेस करने का, बट वो हो गया है करियर में। तो रनीश, जैसे आपने बोला कि एचआर को भी कन्विंस करना पड़ता था, तो कभी ऐसा हुआ है क्या कि एचआर ने आपको शायद मतलब इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया क्योंकि ये रीज़न था कि आपने फ्रीक्वेंट स्विचेस किए थे? हाँ, मैंने सुना है कि कुछ कंपनीज़ के एचआर आपके रिज़्यूमे भी फ़िल्टर नहीं करते हैं अगर आपके स्विचेस ज़्यादा हों। लेकिन इसके साथ मैं ये भी बोलूँगा कि अगर कंपनी को रिक्वायरमेंट है एंड उनको नहीं मिल रहे हैं सही बंदे, अच्छे बंदे नहीं मिल रहे हैं, और अच्छे बंदों की हमेशा ज़रूरत है, राइट? गुड कैंडिडेट्स आर ऑलवेज़ इन डिमांड। तो अगर आपके पास वो स्किल सेट्स हैं, जो कि रिक्वायर्ड हैं टू द कंपनी, तो आपके नंबर ऑफ स्विचेज़ उतना मैटर नहीं करते हैं। जब तक कि आपने हर साल में ही स्विच ना कर दिया हो, आपने कुछ स्टेबिलिटी जो रखी है अपने करियर में, तो वो मैटर नहीं करता। लेकिन हाँ, अगर आप ज़्यादा स्विचेज़ कर रहे हैं तो आपको प्रिपेयर रहना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। और अगर आपके जेन्युइन रीज़न्स हैं टू स्विच, तो एचआर भी समझते हैं उस चीज़ों को। तो मनीष, आपने बताया करेक्ट कि आप भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में बाय चांस आ गए थे और हुँ, हुँ, अभी आपको अराउंड 9 साल होने वाले हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में। तो हुँ। अगर मैं भी आपको ऐसे पूछूं कि क्या किसी को सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ऐसा करियर चूज करना चाहिए, तो आपका क्या ओपिनियन रहेगा इसके बारे में? हाँ यार, तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग यार बहुत सही करियर है। आप बिल्कुल चूज़ कर सकते हो डायरेक्टली। मतलब अगर कोई सीएसआईटी बैकग्राउंड से है या इवन अदर बैकग्राउंड से है, और आप सोच रहे हो कि यार मेरे को सिर्फ कोडर बनना है, प्रोग्रामर बनना है, अ, क्योंकि आपको आइडिया नहीं है कि इस करियर में भी कितनी ग्रोथ पाथ है और कितनी सब चीज़ें हैं, तो
लाइक मनी फैक्टर होता है, ग्रोथ फैक्टर कि टेक्निकल मेरे को चीज़ें करने को मिलेगी क्या है, क्या ये नॉन टेक्निकल रोल है। तो वो सब नहीं है, अब जो टेस्टिंग का रोल बन गया है उसमें। तो मैं तो बोलूँगा बिल्कुल अच्छी करियर चॉइस है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं। जब-जब न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं हमारे वर्क फ्लोज़ में, हमारी डेली यूज़ में, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बनती जा रही है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो कोई भी इसको करियर चॉइस डेफिनिटली कर सकता है। पर रनिश, क्योंकि जब भी हम लोग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बात करते हैं तो आता है मैनुअल टेस्टिंग, करेक्ट? तो हुँ। आपको क्या लगता है कि मैनुअल टेस्टिंग कितना इम्पोर्टेंट है एक सॉफ्टवेयर टेस्टर के लिए? अच्छा, यार इस क्वेश्चन पे थोड़ा-सा टाइम लूँगा मैं, क्योंकि ये जो वर्ड है मैनुअल टेस्टिंग, ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल वर्ड है। व्हाई? क्योंकि इससे ये लगता है कि आप जो भी कर रहे हो वो टेक्निकल वर्क नहीं है ना? तो उसका रीज़न क्या होता है, अगर किसी भी जॉब डिस्क्रिप्शन में मैनुअल लिखा है, तो उस जॉब पोज़ीशन को सैलरी कम मिलेगी। तो इसके इम्पैक्ट्स हैं डायरेक्ट, है ना? अब अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा-सा अलग एंगल से देखें, हम बोले क्या उस टेस्टिंग का बेनिफिट है जहाँ पर कोडिंग इन्वॉल्व नहीं हो रही है? अगर इस क्वेश्चन को इस तरीके से देखें, तो उसका रीज़न है डेफिनिटली यस। अगर आप कुछ अ, डोमेन नॉलेज बहुत स्ट्रॉन्ग रखते हो, आपको बैंकिंग नॉलेज बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंश्योरेंस डोमेन एंड डिफरेंट डोमेन्स, हेल्थ केयर डोमेन, उसकी नॉलेज आपको इतनी स्ट्रॉन्ग है ना, आप डायरेक्टली चैलेंज कर सकते हो व्हाइल इवन प्रोडक्ट इज गेटिंग डिस्कस्ड, रिक्वायरमेंट्स आर गेटिंग डिस्कस्ड, वहीं पे आप चैलेंज कर सकते हो कि अ, जब सॉफ्टवेयर इज गेटिंग डेवलप्ड कि ये चैलेंजेस हमें आगे आएँगे, ये रिक्वायरमेंट्स हमारी मिस हो जाएँगी, क्योंकि आपके पास वो नॉलेज है। अच्छा, ये रही एक पार्ट, और भी अलग चीज़ें हैं जो विदाउट कोडिंग की जा सकती हैं, जिस जो जो शिफ्ट लेफ्ट टेस्टिंग में वो चीज़ आती है। मैंने रिक्वायरमेंट की बात करी, आप आर्किटेक्चर को समझोगे, है ना? आप बग्स को कैसा एडवोकेट कर पा रहे हो टू गेट देम फिक्स्ड, ठीक है? ये सब डिप्लोमेसी, आप अपने स्टेक होल्डर से कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हो, ये सारी चीज़ें जो टेस्टर का रोल है, बट इसमें डायरेक्ट इसमें कोडिंग इन्वॉल्व नहीं हो रही है ना? तो आप टेस्ट डिज़ाइन्स कैसे कर पा रहे हो? आप अपने टेस्ट कैसे डिज़ाइन कर पा रहे हो जिससे आपको मोस्ट क्रिटिकल बग्स मिले? ये क्रिटिकल स्किल है फॉर अ टेस्टर, ये हमारी मेन जॉब है टू फाइंड बग्स, है ना? तो इसमें आप कोडिंग का यूज़ करो, चाहे ना करो, ये हमारी मेन जॉब है। तो रेलेवेंस इसका है इन टेस्टिंग। आपको मतलब सीखना ही है कि कैसे आप बग्स फाइंड कर पाओगे, कैसे आप डिबग कर पाओगे, कैसे आप कम्युनिकेट कर पाओगे बग्स। अ, तो और डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, डिफरेंट डोमेन्स हैं। अगर आप अ सिर्फ परफॉर्मेंस में जाते हो, सिर्फ सिक्योरिटी में जाते हो और अदर डोमेन्स में जाते हो, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। लेकिन हाँ, कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन कि क्या मैनुअल टेस्टिंग की रेलेवेंस है, तो मैं ये बोलूँगा कि अ, इसको ऐसे सोचो कि क्या टेस्टिंग की रेलेवेंस है और क्या उस टेस्टिंग की रेलेवेंस है जहाँ पे कोडिंग का नहीं यूज़ हो रहा है, तो हाँ, बिल्कुल है। और अगर आप उसको कॉम्प्लीमेंट कर पाओ विद द कोडिंग नॉलेज, तो मतलब तुम रेयर ब्रीड हो, मतलब एकदम। करेक्ट। तो हाँ। रनीश, जैसे हम लोग हमारा करियर स्टार्ट करते हैं, करेक्ट, तो मोस्टली सबको ऑटोमेशन में जाने को नहीं मिलता, मोस्टली सब लोग मैनुअल टेस्टिंग ही करते हैं। तो अगर कोई एक मैनुअल टेस्टर है तो वो क्या कर सकता है अपने करियर में ग्रो होने के लिए? हाँ, और अगेन इसी चीज़ पे बोलूँगा, अगर कोई मैनुअल टेस्टर है, इसका मतलब ये है कि उसने कोडिंग नहीं सीखी है, उसने टूल्स नहीं सीखे हैं टू कॉम्प्लीमेंट हिज़ टेस्टिंग स्किल्स, है ना? तो अगर मैं इंडियन मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ, इंडियन जॉब मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ, क्योंकि मैंने इधर ही काम किया है एंड मेरे फ्रेंड्स भी हैं डिफरेंट लोकेशन पे, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन दिल्ली एनसीआर, मुंबई रीजन। तो जब भी मेरी बात होती है कि जो जॉब जॉब मार्केट इंडिया का है अभी करेंटली फॉर टेस्टिंग, तो आपको ऑटोमेशन सीखना ही पड़ेगा, आपको कोडिंग नॉलेज लेनी ही पड़ेगी, इसका चॉइस नहीं है। अब एआई जैसे आ रहा है, आपको एआई की नॉलेज होनी ही पड़ेगी, परफॉर्मेंस की एस्पेक्ट आपको लेनी पड़ेंगी। तो कोई भी स्टार्ट कर रहा है अगर कि यार मैं कैसे टूल्स या कोडिंग नॉलेज ले पाऊँ, जिससे मैं अपनी टेस्टिंग को कॉम्प्लीमेंट कर पाऊँ। ऑलरेडी आप टेस्टिंग कर रहे हो, you are able to understand the business flows, communicate with the client, come up with the test design जिस आप
यू आर एबल टू फाइंड द बग्स, आप वो कर पा रहे हो। अब आपको कॉम्प्लीमेंट करनी है अपनी टेस्टिंग इन सब चीज़ों को लेके। तो आपका जो अगर आपका टारगेट ये है कि मेरे को इंटरव्यूज़ क्लियर करने हैं, तो आप स्टार्ट करोगे वेब ऑटोमेशन से, सेलेनियम, जावा, अब प्लेराइट विद टाइपस्क्रिप्ट आ रहा है। तो आप ऐसे स्टार्ट करोगे, फिर आप एपीआई ऑटोमेशन उस साइड जाओगे। लेकिन हाँ, इसमें कोडिंग फर्स्ट चीज़ आएगी जो आपको करनी होगी। कुछ लो कोड, नो कोड टूल भी चल रहे हैं, लेकिन अब मैं ये कहूँगा कि आप उनको जभी सीखो अगर आपकी कंपनी में ही डायरेक्ट वो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो लाइसेंस्ड भी होते हैं और काफ़ी अ कम कंपनीज में यूज़ होते हैं, और अगर यूज़ भी होते हैं ज़्यादा जगह, तो आप डायरेक्टली उसी कंपनी के लिए या तो प्रिपेयर कर रहे हो, तब आपको सीखना चाहिए, या तो आपकी ही कंपनी में, आपके प्रोजेक्ट में उस पर काम है। नहीं तो ये जो जेनेरिक टूल्स हैं, जो मैंने नाम लिया, आप उससे स्टार्ट करो और फिर समझो। लेकिन व्हाई पार्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, हाउ पार्ट तो हो जाता है। मतलब इतने यूट्यूब वीडियोस हैं अवेलेबल, इतने यूडेमी कोर्सेज हैं, मतलब सब कोई बेचने में आपको लगा हुआ है कोर्सेज। तो हाउ पार्ट इज क्लियर, बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं ऑलरेडी ऑन द इंटरनेट, फ्री रिसोर्सेज काफी अवेलेबल है। आपको वाई पार्ट क्लियर होना चाहिए कि मेरे को सीखना क्यों है। अगर मेरे को इंटरव्यू क्लियर करने के लिए सीखना है, तो सीधा जॉब डिस्क्रिप्शन में जाओ, जो भी टेक्नोलॉजी लिखी है स्टार्ट करो सीखना। ये प्रैक्टिकल अप्रोच है एकदम। और दूसरा चीज, अगर आप करंट कंपनी में चाहते हो कि मेरा रोल चेंज हो जाए, तो आप डायरेक्ट देखो आपकी कंपनी में जो भी ऑटोमेशन वाली चीजें हो रही हैं, जहाँ भी कोडिंग इन्वॉल्व है, आप उन रोल्स को देखो कि वहाँ क्या टेक्नोलॉजी लग रही है, और फिर वहां से आप स्टार्ट करो। तो ये एक अप्रोच हो सकती है, और मैंने भी मतलब ऐसे ही स्टार्ट किया था। करेक्ट। लेकिन रमेश, बहुत लोग क्या होते हैं, मतलब बहुत लोग नॉन सीएस नॉन आईटी बैकग्राउंड से भी आते हैं, करेक्ट, उनके लिए कोडिंग फर्स्ट टाइम होता है। तो यस, अगर समझो किसी को कोडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो वो फिर कैसे कोडिंग सीखना स्टार्ट कर सकता है ऑटोमेशन टेस्टर के लिए? राइट राइट राइट। तो अगेन जो मेरा पॉइंट है कि वाई पार्ट क्लियर होना चाहिए आपका, कि मैं सीख क्यों रहा हूँ, है ना? मेरा क्या ऐसा काम है जो कोडिंग या ऑटोमेशन, जो इतना सब कुछ चल रहा है, उसके बिना नहीं हो पा रहा है, तो वो क्लियर होना चाहिए। अब जैसे सब अ, हर कोई डिफरेंट इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पीपल लगे, मतलब लोग लगे हुए हैं फ्रेमवर्क्स बनाने में, सीआई सीडी इम्प्लीमेंटेशन में। तो ये सब कुछ हो क्यों रहा है? सबको फास्टर फीडबैक चाहिए। सबको ये चाहिए कि जैसे ही हमने एक नया बिल्ड निकाला, हमें जभी के जभी फीडबैक चाहिए कि इसमें हमारे बिल्ड में क्या गलत था, क्या हमने कोई एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी तो नहीं इम्पैक्ट कर दी। ये इसका वाई पार्ट है, कि क्यों सबको चाहिए कि भाई ऑटोमेशन में आना है, हमें ये सब कुछ चाहिए, आपके लिए रिक्वायरमेंट है। अगर आपको वो पार्ट क्लियर है, तो आप फिर करंट रोल में ही आप समझोगे कि यार, इसमें मैं क्या कोडिंग या विद द हेल्प ऑफ एआई या विद द हेल्प ऑफ टूल, क्या मैं ऐसा कर पाऊँ जिससे मेरे करंट चीज़ ही ज़्यादा प्रोडक्टिव बने, और ये ओवरऑल जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, उसमें मैं हेल्प कर पाऊँ। तो वो क्लियर होना ज़रूरी है बाय पार्ट। तो वो ऐसे ही हो सकता है कि आप समझो कि क्यों है ये रिक्वायरमेंट, क्या इसके हेल्प हो रही है इन डिफरेंट कंपनीज। यस। पर जैसे आपने बोला करे कि कोर्सेज भी बहुत सारे हैं, तो कभी-कभी ये प्रॉब्लम भी हो जाता है कि मतलब कहाँ से सीखें? यूट्यूब पे भी इतने वीडियोस है, कोर्सेज भी इतने सारे हैं, तो हम लोग सीखना हाँ है तो कहाँ से सीखें? आजकल ऐसा हो गया, पहले इन्फॉर्मेशन कम होता था हमारे टाइम पे, अभी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ गई है। हाँ, ये ये बहुत अच्छा ये बहुत सही मेंशन किया है यार आपने, सिद्धार्थ। अभी का जो टाइम है वो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड का है। तो जो स्किल है नंबर वन स्किल, वो है कि आप नॉइस में से अपना पार्ट निकाल पाओ। ये नंबर वन स्किल है, क्योंकि सब, जैसे आपने बोला, सब जगह कोर्स है, सब जगह ये सब चीजें हैं। तो मैं बस ये बोलूंगा कि आप स्टार्ट करो फ्री रिसोर्सेज से। और सबका लर्निंग स्टाइल अलग है। कोई वीडियो से समझता है, कोई टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट से समझता है, कोई बुक से समझता है। तो आप पहले तो वो समझो कि हमारा लर्निंग स्टाइल क्या है। पहले स्टार्ट करो फ्री रिसोर्स से, जिससे आपको समझ आए कि ये पूरा जो कोर्स है या पूरा जो डोमेन है, उसमें क्या होने वाला है। स्टार्ट करो और के साथ इम्प्लीमेंट करो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी लोग कोर्स परचेज कर लेते हैं, मे बी एक दो वीडियो देख के, उसके बाद आगे नहीं बढ़ पाते। तो स्टार्ट विद अ फ्री रिसोर्स, लेकिन साथ के साथ उसे इम्प्लीमेंट करो, और फिर उससे आगे बढ़ो। और स्टार्टिंग के लिए मैं ये बोलूँगा, आप स्टार्ट करो, अगर कोई भी कोडिंग
यूज़ करना चाह रहा है अपनी टेस्टिंग में, कोई भी ऑटोमेशन सीखना चाह रहा है, मैं ये बोलूँगा आप स्टार्ट करो वेब ऑटोमेशन से। और सदाबहार टूल जो चलता आ रहा है वो सेलेनियम प्लस जावा है। अगर पाइथन आपकी फेवरेट लैंग्वेज है वो है, या अदर लैंग्वेजेज़ है। लेकिन अब जो टूल न्यू फेवरेट टूल बनता जा रहा है फॉर डिफरेंट कंपनीज़, वो प्लेराइट विद टाइपस्क्रिप्ट बनता जा रहा है। तो आप इन टूल से स्टार्ट करो फॉर वेब ऑटोमेशन, क्योंकि आपको सामने एग्जीक्यूट होती हुई दिखेंगी चीज़ें। वो जो फर्स्ट बार आप एक स्क्रिप्ट बना के आप एक ब्राउज़र को ऑटोमेट कर पाओगे ना, वो एक मैजिक वाली जो फीलिंग है वो गुड इनफ फीडबैक है जिससे कि आप फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ पाओ। कि यार मैंने कुछ तो एक स्क्रिप्ट लिखी, उससे ब्राउज़र अपने आप खुल के एक यूआरएल चला, मैंने 2-3 क्लिक करके एक अपना यूज़र फ्लो बना लिया, और अगर ये कुछ भी इस फ्लो में कुछ बिगड़ता है तो मेरा टेस्ट केस फेल हो जाएगा। तो ये आप करके खुद से देखोगे तो उसमें काफ़ी मज़ा आएगा। सीधा प्रोग्रामिंग के प्रोग्रामिंग का एक बेसिक देख लो आप कुछ टाइम के लिए, और फिर सीधा ऑटोमेशन की एक छोटी-सी स्क्रिप्ट बना के देख लो। अब बिना इसके कि आप सीधा फ्रेमवर्क डेवलपमेंट और उन सब चीज़ों में जाओ, एक छोटी-सी स्क्रिप्ट चला के देख लो कि यार ये होने वाला है ऑटोमेशन में। मतलब मज़ा आने वाला है, इतनी सारी चीज़ें ऑटोमेट करने को मिलेगी। तो ऐसे हो सकता है एक पाथ, बिगिनर फ्रेंडली पाथ जो हो सकता है। यस। रनिश, आपने कौन से टूल से स्टार्ट किया था ऑटोमेशन जर्नी आपकी? हाँ, मैंने स्टार्ट सेलेनियम जावा से किया था, क्योंकि तभी वेब ऑटोमेशन काफ़ी पेस में चल रहा था, बूम में आ गया था एकदम। मैं बात कर रहा हूँ अब से 7 साल पहले की। एकदम ऑटोमेशन बूम में था। जॉब ओपनिंग्स में सब जगह कोडिंग नॉलेज, वेब ऑटोमेशन, सेलेनियम की एकदम रिक्वायरमेंट्स बहुत सारी आ रही थी। तो तभी से मैंने स्टार्ट किया था। और क्योंकि मैं पहले से भी प्रोग्रामिंग के साइड थोड़ा टिल्टेड था, तो ये रीज़न था कि मैंने टीसीएस से फिर स्विच किया कि मेरे को चाहिए कि मैं अपनी प्रोग्रामिंग की नॉलेज अलोंग विद टेस्टिंग की नॉलेज कहीं पे लगा पाऊँ। तो ये रीज़न था। तो हाँ, सेलेनियम जावा से स्टार्ट किया था मैंने। दैट वाज़ द फर्स्ट टूल। या करेक्ट। क्योंकि आजकल भी लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हम लोग कौन से टूल से स्टार्ट कर रहे हैं। सेलेनियम विद जावा का इतना मार्केट में अभी भी डिमांड है, क्योंकि क्योंकि अभी हम लोग जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क, साइप्रेस, प्लेराइट ये सुनते हैं, करेक्ट? हुँ, हुँ, तो हुँ। लोगों को ये भी क्वेश्चन आता है कि सेलेनियम विद जावा से स्टार्ट करें कि नए फ्रेमवर्क प्लेराइट या साइप्रेस सीख लें? राइट। मैं तो ये बोलूँगा कि अ, अब जो भी रिक्वायरमेंट्स नई लिख लेंगी, अ, वो दोनों के ही लिख लेंगे, क्योंकि काफ़ी कंपनी जो अपने फ्रेमवर्क काफ़ी सालों से चलाती आ रही हैं, वो सेलेनियम प्लस जावा यूज़ करती आ रही हैं। और अगर करंट कंपनी भी है, अगर उसका काम सेलेनियम जावा से या सेलेनियम विद पाइथन, सेलेनियम विद सी शार्प इनसे चल रहा है, तो वो कंटिन्यू करेंगी। अब इसमें लैंग्वेज का जो चीज़ है ना, वो लैंग्वेज उतनी इम्पोर्टेंट नहीं करती है, क्योंकि सबको पता है कि सिंटैक्स थोड़े चेंज हो जाएँगे अलग लैंग्वेज में। कुछ लैंग्वेज होती है जिसकी फिलॉसफी बिल्कुल अलग होती है। जैसे मैं मानता हूँ जावा और जावास्क्रिप्ट, इनकी जो फिलॉसफी है, जो सिंटैक्स है, जो राइटिंग स्टाइल है, वो बहुत अलग है। जावास्क्रिप्ट बहुत फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है, और जावा आपकी बहुत स्ट्रिक्ट टाइप्ड लैंग्वेज है। तो ये दोनों को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं बोलूँगा आप, अगर आपको जो भी ईज़ी लग रही है, अगर आपको जावा ईज़ी लग रही है स्टार्टिंग में, तो आप जावा से करो, पाइथन लग रही है वो करो। अ, अगर जावास्क्रिप्ट ईज़ी लग रही है तो उससे आप स्टार्ट करो। आप स्टार्ट करो और एक लैंग्वेज को लेके एक फ्रेमवर्क आप बना पाओ, और उसके बाद आगे बढ़ो। उसके बाद देखो कि हाँ, अ, अब मार्केट में जो ओपनिंग्स है, मेरे को किस साइड अलाइन होना है। लेकिन हाँ, अभी का जो मार्केट है, मैंने बताया सेलेनियम और जावा ये तो है ही है, प्लस प्लेराइट विद टाइपस्क्रिप्ट, ये अब नया मार्केट बनता जा रहा है बहुत जल्दी फॉर वेब ऑटोमेशन। एंड देन आप उसके बाद मूव हो सकते हो एपीआई ऑटोमेशन में, आप उसके बाद मूव हो सकते हो मोबाइल ऑटोमेशन में। ये सब चीज़ कर सकते हो, और भी चीज़ें हैं, फिर सीआई/सीडी भी आ जाता है, आपको इन्फ्रा भी समझना होता है, वो सब चीज़ें भी आ जाती हैं, इन्वॉल्व हो जाती हैं। यस। करेक्ट। मतलब ऐसा भी होता है कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज आ रही है तो स्टार्ट करो, एक बार एक टूल सीख लो, फिर तो टूल चेंज होते हैं, करेक्ट? कांसेप्ट्स तो अंडरलाइंग सेम ही रहते हैं। हाँ, गिवन कि आपका टूल जो है वो लो कोड, नो कोड वाले नहीं है, क्योंकि उसका बिल्कुल ही चेंज हो जाती है बहुत सारी चीज़ें।
बाकी तो आप अपने लैंग्वेज के बेसिक्स अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लोगे, किसी भी एक लैंग्वेज के, वो आपको ईज़ी रहेगा अडैप्ट करना अदर लैंग्वेजेज़ में भी। तो आप एक लैंग्वेज में लॉजिक स्ट्रॉन्ग कर लो। अ, और सिर्फ़ ऑटोमेशन अगर मैं बात करूँ, ऑटोमेशन सिर्फ़ उसकी नहीं कि जो आपने अपने टेस्ट केसेस को ऑटोमेट कर लिया, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं टेस्टिंग में जो ऑटोमेट की जा सकती हैं। अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ तो मान लो आपको यूज़र्स बनाने होते हैं, टेस्ट यूज़र्स होते हैं अलग-अलग एप्लीकेशन में। आप एग्री करोगे सिद्धार्थ मेरे से कि काफ़ी कंपनीज़ में ये जो प्रोसेस होता है ना, हमें नए यूज़र चाहिए फॉर टेस्टिंग, ये मैनुअल रहता है प्रोसेस। तो इस चीज़ को हम ऑटोमेट कर लें, एक यूटिलिटी बना लें, छोटी-सी प्रोग्राम बना लें, कोई भी उसको यूज़ कर ले, टेस्ट यूज़र बन गए। आपको टेस्ट डेटा बनाना है, जैसे अगर आप किसी ई-कॉमर्स एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो और मान लो आपको उसपे हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स चाहिए, तो मेबी आप एक एपीआई की कुछ स्क्रिप्ट्स लिख लो, जिससे आप बोलो कि भाई ये मेरा एक्सेल में डेटा है या जेसन में डेटा है, जैसे ही मैं ये स्क्रिप्ट रन करूँ, मेरा ये टेस्ट डेटा जनरेट हो जाए मेरे क्यू एनवायरनमेंट पर। तो आप ये छोटी-छोटी चीज़ें भी, क्योंकि आपको कोडिंग की नॉलेज हो गई है, छोटी-छोटी यूटिलिटीज़ भी आप हेल्प में ला सकते हो अपनी टेस्टिंग में। तो ये काफ़ी पावरफुल हो जाता है आपका नॉलेज ऑफ कोडिंग, जिसको आप अक्रॉस टेस्टिंग यूज़ कर पाओ। करेक्ट। पर या रनीश, आपने लो कोड नो कोड के बारे में बात की, करेक्ट? तो आपको क्या लगता है उसका अभी स्कोप है मार्केट में लो कोड नो कोड का, या लोगों को कोडिंग सीख के ही बेटर है कोई ऐसा टूल सीख लो जिसमें कोडिंग यूज़ हो रही हो? इस पे मेरा थॉट ये है कि मैं पर्सनली मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं बिल्कुल भी गलत हो सकता हूँ, जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ अक्रॉस द पॉडकास्ट, आई कैन बी रॉन्ग, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट माय एक्सपीरियंस एंड माय ओपिनियन। मेरा ये ओपिनियन है कि वाइड मार्केट जो है, वाइड जॉब मार्केट एंड वाइड एप्लीकेशन जिस चीज़ की है वो है ओपन सोर्स, क्योंकि फ्री फ्री है, राइट? अगर आप प्लेराइट या सेलेनियम भी यूज़ कर रहे हो, आप फ्री टू डाउनलोड है, आप अपने फ्रेमवर्क्स बना सकते हो, वो सब चीज़ें कर सकते हो आप। इसकी कम्युनिटी सपोर्ट भी अच्छा मिल जाता है आपको, कोर्सेज़ भी इसके गुड इनफ मिल जाते हैं आपको, तो वो चीज़ें हो जाती है। लेकिन अ, कुछ स्पेसिफिक जगह भी हैं, जहाँ पर लो कोड एंड नो कोड टूल भी यूज़ हो रहे हैं। अब कुछ टूल ऐसे ही बन गए जो एआई का लेवरेज करके आप सीधा प्लेन इंग्लिश में लिख दो कि लॉग इन टू एप्लीकेशन, डू दिस एंड दैट, और वो सीधा स्क्रिप्ट बना के आपका पूरा ऑटोमेशन करके दे देगा। तो ये लोगों पे भी डिपेंड करता है। मान लो अगर कोई कंपनी है, उसमें 2 टेस्टर हैं और वहाँ के टेस्ट मैनेजर ने सोचा कि इनको पूरा ऑनबोर्ड करना टू कोडिंग और फिर इनको पूरा फ्रेमवर्क डेवलपमेंट समझाना, उससे अच्छा है कि मे बी हम एक टूल परचेज़ कर लें, एक शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट है, उसके लिए टूल परचेज़ कर लें और जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमारी सपोर्टेड होंगी ऑटोमेशन की और सिंपल फ्लोज़ होंगे, तो उनके लिए अच्छा यूज़ केस बनता है। तो यूज़ केस टू यूज़ केस है और आपको ये सीखना तब चाहिए अगर आपकी ही कंपनी में रिक्वायरमेंट है, आपको लगता है कि अच्छी रिक्वायरमेंट है, आप उस रोल के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, आप कर सकते हो, या कोई पर्टिकुलर कंपनी आप टारगेट कर रहे हो उसके लिए, तो आप सीख सकते हो। मैंने पर्सनली जितना भी अभी तक वर्क किया है वो ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज़ में किया है और मतलब इसमें मेरे को कोई इश्यू फेस नहीं हुआ है और कहीं पे भी मेरे को नहीं सीखने पड़े हैं लो कोड और नो कोड टूल। बट मेरे फ्रेंड्स भी हैं जिन्होंने काम किया है कुछ टूल्स पे, जैसे कैटलॉन है, ट्राइसेंटिस्ट टॉस्का है, तो उनका यूज़ करके भी ऑटोमेशन हो रहे हैं डिफरेंट कंपनीज़ में। तो सबके पर्टिकुलर यूज़ केसेस हैं। तो मैं कहूँगा अगर आपको पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट में जाना है और उसी जगह कंपनी में जाना है, आपकी कंपनी में इस उस रोल में जाना है, तो आप सीख सकते हो, अदरवाइज़ आप ओपन सोर्स के साथ आगे बढ़ो। तो रनीश, आपने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ में भी काम किया है, सर्विस बेस्ड कंपनीज़ में भी काम किया है, करेक्ट? हुँ, तो आप ये बता सकते हो कि क्या डिफरेंस होता है एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करने का और एक सर्विस बेस्ड कंपनी में काम करने का? श्योर। तो मैंने दोनों स्टाइल की कंपनीज़ में काम किया है और इंटरेस्टिंगली अगर मैं बोलूँ तो जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ हैं, और मैं सर्विस बेस्ड की इसमें बुराई नहीं कर रहा हूँ। जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, उसमें ओनरशिप आपकी एज़ अ टेस्टर काफ़ी सही रहती है। तो ऐसा रहता है कि ये पूरा प्रोडक्ट है और आपको इसमें जो है आगे जाके पूरा इसका ओनरशिप लेनी है टेस्टिंग की। कुछ भी होता है इसमें, एक रिक्वायरमेंट्स कोई बता रहा है, आपको रिक्वायरमेंट समझनी है, उससे अपने टेस्ट केसेस, टेस्ट सिनेरियोज़ बनाने हैं,
उससे आपको डिसाइड करना है कि कितना पार्ट मैं इसमें ऑटोमेट कर दूँगा, कितनी मेरे को परफॉर्मेंस टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट है, क्या इसमें सिक्योरिटी का भी कुछ इन्वॉल्वमेंट है जो मेरे को टेक केयर करना चाहिए या डिफरेंट टीम्स को इन्वॉल्व करना चाहिए फॉर मे बी एक्सेसिबिलिटी या फिर तो ये जो ओनरशिप है एंड टू एंड, ये मेरे को देखने को मिली या तो क्योंकि मेरे को ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ज़्यादा हो गया था व्हेन आई स्विच टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़, तो उसकी वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आई, लेकिन ये मेरे को ओनरशिप वाला जो पार्ट है, ये मेरे को देखने को मिला प्रोडक्ट बेस्ड में। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो सर्विस बेस्ड में कर रहे हैं, उनको नहीं मिलती अपॉर्च्युनिटीज़। अ, मैं इतने लोगों से मिला हूँ फ्रॉम सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री, मैंने खुद भी मतलब सर्विस बेस्ड में ही करता हुआ आया था अब तक, जस्ट लास्ट 2 आर प्रोडक्ट बेस्ड। इतनी सारी चीज़ें हैं जो सर्विस बेस्ड कंपनीज़ में लोग कर रहे हैं विद द यूज़ ऑफ एआई, जो इवन प्रोडक्ट बेस्ड वाले भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत ही कॉन्टेक्सचुअल क्वेश्चन है, बहुत ही इंडिविजुअल क्वेश्चन है। तो अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूँ तो सर्विस बेस्ड में एक फ़ायदा ये होता है कि आपको अलग-अलग प्रोडक्ट में काम करने का मौका मिलता है, उससे आपको एक्सपोज़र काफ़ी जल्दी मिल जाता है। जैसे मैंने एक कंपनी के लिए काम किया था, दैट वाज़ माय थर्ड कंपनी। उधर मेरे को ये फ़ायदा मिला था कि प्रोजेक्ट्स वर शॉर्ट लिव्ड, ऐसे थे 6 मंथ्स के प्रोजेक्ट, 3 मंथ्स के प्रोजेक्ट। तो आपको क्विकली चेंज करनी है टेक्नोलॉजी, क्विकली अडैप्ट करना है टू न्यूअर थिंग। तो उसमें आपको फटाफट 1 साल के अंदर ही 4-5 टेक का पता चल गया। अब आपको मेबी आप डिसाइड कर सकते हो कि यार अब इस टेक में मेरे को आगे जाना है, तो मैं उस टाइप की कंपनीज़ सिलेक्ट करूँगा, तो वो काफ़ी फ़ायदा मिल जाता है। बाकी हाँ, कई काफ़ी क सर्विस बेस्ड जगह भी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी भी आ जाती है कि जो क्लाइंट ने कह दिया वो सही है ना? ये ये एक माइंडसेट हो जाता है कि अगर क्लाइंट ने बोल दिया कि आपको दिन के मेरे को 2 टेस्ट केस बना के देने हैं, तो वो आपको देने हैं। अब इसमें आप अपने मैनेजर को भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। तो ये कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से डिसाइडेड होते हैं ऑन दोज़ फाइनेंशियल उस साइड से उस तरीके से डिज़ाइन्ड होते हैं। तो वो वाले चैलेंजेस कुछ देखे हैं मैंने अपने सामने ही होते हुए। तो वो कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं लेकिन फिर भी बहुत ही डिफरेंट तरीके का एक्सपीरियंस रहता है। आप मे बी सर्विस बेस में भी आपको ज़्यादा काम करने को मिल जाए। प्रोडक्ट बेस में आपको डीप में काम करने का मौका मिल सकता है एक ही चीज़ पे, क्योंकि लॉन्ग टर्म रहता है। मान लो एक ही प्रोडक्ट पे आप कंटिन्यूअस वर्क कर रहे हो, आपका टीम चेंज नहीं होती, तो एक ही चीज़ पे आप कंटिन्यूअस काम करते हो, तो आपकी नॉलेज जो है थोड़ी डीप होती जाती है। और प्रोडक्ट नॉलेज की साइड से भी आप सिर्फ टेक्स्ट साइड से नहीं, प्रोडक्ट नॉलेज साइड से भी आपकी वो नॉलेज बढ़ती जाती है। लेकिन कुछ जो लॉन्ग रनिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं सर्विस बेस्ड कंपनीज में भी, उसमें भी यही चीज़ है। क्योंकि जैसे मैंने एग्जांपल लिया टीसीएस का, जहाँ पे मैंने वर्क किया था एज माय फर्स्ट कंपनी, उनके इतने लॉन्ग रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं। उनके बैंक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मे बी 10 इयर्स 20 इयर्स कॉन्ट्रैक्ट। तो वो खुद में ही एक छोटी कंपनी है। वो कॉन्ट्रैक्ट्स ना, वो डिपार्टमेंट्स खुद में एक छोटी कंपनी है, और उसमें भी आपको लॉन्ग रनिंग प्रोजेक्ट्स में काम करने का मौका मिलेगा, तो आपको उधर भी डीप नॉलेज और ये सब चीज़ें करने को मिलेगी। तो दोनों दोनों ही तरीके की कंपनीज़ में अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, बट हाँ, बहुत डिपेंडेंट करता है आप किस टीम में हो, किस प्रोजेक्ट में हो, किस प्रोडक्ट पे हो। वो डिपेंड करता है। यस। करेक्ट। तो क्योंकि अभी हम लोगों ने लर्निंग वाइज देखा, करेक्ट, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और सर्विस बेस्ड कंपनी, लेकिन पहले तो हमको इंटरव्यूज क्रैक करने पड़ते हैं, करेक्ट, कंपनीज में जाने के लिए। तो आप ये बता सकते हो कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के इंटरव्यूज कैसे अलग होते हैं सर्विस बेस्ड कंपनीज से? श्योर, श्योर। तो एक चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व ये की है कि जो सर्विस बेस्ड प्रोजेक्ट्स का माइंडसेट रहता है इंटरव्यू का, वो ये रहता है कि स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। हमारे पास ये क्लाइंट है, वहाँ पे ये रिक्वायर्ड है, और मे बी थोड़ा-सा जेनेरिक भी हो सकता है क्योंकि आपको ये भी चाहिए कि अभी तो ये प्रोजेक्ट में आप एलोकेटेड हो गए, मे बी 6 मंथ्स बाद आपका प्रोजेक्ट चेंज हो जाए। तो एक जेनेरिक भी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं कि आप किसी भी टेक में फिट हो पाओ ईज़िली, आप अडैप्ट कर पाओ क्विकली। तो सर्विस डेस्क में आपकी अडैप्टेबिलिटी ज़रूर चेक की जाएगी। आपसे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, मे भी पूछा जाएगा कि आप अभी जावा में काम कर रहे हो, लेकिन अगर हम बोलें कि आपको पाइथन में करना है, हाउ अडैप्टेबल विल यू बी? तो अडैप्टेबिलिटी रिक्वायरमेंट होती है सर्विस बेस्ड की, क्योंकि प्रोजेक्ट्स कैन बी शॉर्ट लिव्ड। आपको दूसरे प्रोजेक्ट्स में काम करना पड़ सकता है और उधर की
टेक स्टैक टोटली एकदम डिफरेंट हो सकता है उधर का, टीम स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट हो सकता है। तो जो अडैप्टेबिलिटी वाला पार्ट है, वो देखा जा सकता है उधर। बाकी अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ, टेक्निकल क्वेश्चंस एंड अदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, मैंने ऑब्जर्व किया है कि बेसिक्स और टेक्निकल राउंड्स अगर आपसे कोडिंग राउंड्स पूछे जाएँ, ये सब चीज़ें पूछे जाएँ, तो उसमें जो मेरा ऑब्जर्वेशन है और जो जेनरिक भी मैंने देखा है, वो ये है कि प्रोडक्ट बेस का टेक्निकल थोड़ा-सा डीएस साइड पर हेवी रहता है। अब इसमें कुछ कंट्रोवर्सी या कुछ कॉन्ट्रडिक्शन ये भी हो सकता है कि यार डीएसएल को क्या हम डेली भी यूज़ करते हैं क्या? ये सब चीज़ें हैं। तो इसका रीज़न नहीं पता मेरे को क्यों है ऐसा? मतलब ये अ, किसी को भी नहीं पता, ये ऐसा है लेकिन। ऐसा बन गया है कि डीएसएल को आपको प्रोडक्ट बेस में इवन आप फैंग में जाओगे तो डेफिनेटली पूछा जाएगा और अदर प्रोडक्ट बेस में भी जाओगे तो आपसे डीएसएल की चीज़ें पूछ जाएँगी, लीड कोड के अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाएँगे आपसे। तो ये एक चेंज मैंने देखा है, बाकी कुछ मैंने चेंज ये भी देखा है और ये भी डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, कुछ सर्विस बेस में भी हो सकता है, लेकिन सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑन द प्रोडक्ट बेस्ड साइड। लेकिन हाँ, कुछ सर्विस बेस्ड साइड भी मैंने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछते हुए देखे हैं इन इंटरव्यूज़। मैं दोनों साइड बैलेंस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि यार अगर मैं प्रोडक्ट बेस्ड की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ़ इसमें यही पूछा जाएगा, या अगर मैं सर्विस बेस्ड की बात कर रहा हूँ तो उसमें ये चीज़ें डीएसएल को नहीं पूछा जाएगा। बहुत ही डिफरेंट स्केल की कंपनीज़ हैं। इंटरव्यूअर का जो स्टाइल ऑफ टेकिंग इंटरव्यूज़ है, वो काफ़ी डिफरेंट है। लेकिन हाँ, ये मैंने ऑब्ज़र्व किया, जैसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ, जैसे एक कंपनी में वैसे पूछा गया था कि मान लो आपको पैरेलल रन्स इम्प्लीमेंट करने हैं अपने फ्रेमवर्क के लिए, तो आप क्या सेट ऑफ टूल्स, टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करोगे टू बिल्ड दिस पैरेलल रन्स? और फिर उसमें काउंटर क्वेश्चन भी पूछे थे कि आप डिस्ट्रीब्यूटेड रन्स कैसे करना चाहोगे? तो ये एक सिनेरियो है, उन्होंने क्रिएट किया है एट रन टाइम। ऐसे डायरेक्ट नहीं क्वेश्चन पूछा कुछ भी इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इस टाइप का मैंने डिफरेंसेस देखे हैं। और मैनेजरियल साइड पर भी मैंने देखा है कि डिफरेंसेस होते हैं, कि आपसे प्रोडक्ट बेस्ड या सीनियरिटी के वाइज भी ये डिफरेंट होता है कि आपसे मैनेजर की एक्सपेक्टेशन भी अलग रहेंगी कि आप कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर पाओगे। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही हैं तो आप डेलीगेट कैसे कर पाओगे, ये सब चीज़ें आर डिफरेंट या। करेक्ट। क्योंकि अभी हम लोग इंटरव्यू राउंड्स के बारे में और इंटरव्यू के बारे में बात कर रहे हैं, करेक्ट? तो आप ये बता सकते हो कि आपकी करंट कंपनी अडोबी में कितने इंटरव्यू राउंड्स हुए थे और क्या-क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे आपको? ओके, तो आई थिंक क्वेश्चंस एग्जैक्टली मैं नहीं रिवील कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, अगर राउंड्स और एक जेनरिक मैं आइडिया की बात करूँ तो वो ये है कि 4 to 5 राउंड्स हुए थे मेरे। अब ये जो है भी डिपेंड करता है आप किस प्रोडक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। जैसे मैंने बोला था सर्विस बेस्ड के एग्जांपल में कि एक कॉन्ट्रैक्ट और एक डिपार्टमेंट इज लाइक अ होल कंपनी ना, तो इधर एक प्रोडक्ट कैन बी इटसेल्फ अ ओन कंपनी, उसके खुद के प्रोसेसेस, इंटरव्यू प्रोसेसेस, उसकी खुद की गाइडलाइंस, उसके टारगेट्स कि यार इस लेवल पे मेरे को मे बी क्यूई 1 देना है, क्यूई 2 देना है, लीड क्यूई देना है, तो वो डिफरेंट हो सकते हैं। हाँ, तो जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से है। इसमें डिफरेंट हो सकता है अगर आप डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। बट हाँ, एक जेनरिक आइडिया ये है कि आपकी कोडिंग स्किल्स, बेसिक्स आपके चेक किए जाएँगे। सीधा उस प्रिंसिपल से स्टार्ट करके लाइव कोडिंग आपको क्वेश्चन दे दिए जाएँगे। तो अ अगर आप लीड कोड पे स्ट्रिंग अरेज़ के अच्छे क्वेश्चंस कर लेते हो सॉल्व, तो आपको हेल्प करता है इसमें। फिर थोड़ा-सा आपको डीएसएल को साइड भी अ, पूछा जाएगा। अगर आप ट्रीज, ग्राफ, सॉर्टिंग, सर्चिंग, एल्गोरिथम्स के बेसिक्स आप समझते हो, तो उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो इन दी लाइव कोडिंग क्वेश्चंस, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगेन सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। आपको बोल दिया जाएगा कि ये हमारा एक प्रोडक्ट है, इसकी ये फंक्शनैलिटी है, आपकी टेस्ट स्ट्रैटेजी एज़ अ होल क्या रहेगी? तो उसके अराउंड आप चीज़ें प्रिपेयर करके आ सकते हो। अ एंड अगेन ऑन दी ऑटोमेशन साइड, फ्रेमवर्क साइड से भी चीज़ें पूछी जाएँगी कि आप डिज़ाइन कैसे करते हो फ्रेमवर्क, क्या-क्या डिज़ाइन प्रिंसिपल्स आप यूज़ कर सकते हो व्हाइल डेवलपिंग अ फ्रेमवर्क। ऑटोमेशन के कुछ चैलेंजेस, रन टाइम चैलेंजेस दे सकते हैं आपको। तो यही यही सब चीज़ें हैं, बस जो डिफरेंस है
फ्रॉम सर्विस बेस्ड वो मैंने देखा है ऑन द थोड़ा-सा डीएस एल्गो साइड पे थोड़ा-सा ध्यान रहता है ऑन इन द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़। वो चीज़ मैंने डिफरेंट देखी है, बाकी तो आई आई थिंक इट इज़ मोस्टली द सेम एज़ सर्विस बेस्ड। तो या एटलीस्ट इसमें मतलब फर्स्ट राउंड जो था वो कोडिंग राउंड था और बाकी दोनों ये था इंटरव्यू राउंड था हाँ, मतलब। तो जो मेरा राउंड्स थे वो 2 टेक्निकल थे एंड 2 मैनेजरियल थे एंड देन लास्ट इज़ एचआर राउंड। तो 2 टेक्निकल में आपसे यही सब चीज़ें पूछ ली जो मैंने अब तक एक्सप्लेन की। फिर मैनेजरियल में भी वैसे कुछ टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। तो ये भी हो सकता है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैनेजर जो है वो सिर्फ मैनेजरियल ही क्वेश्चन पूछेगा, टेस्ट स्ट्रैटेजी या ये सब कुछ ही पूछेगा, वो भी आपसे लाइव कोडिंग क्वेश्चंस पूछ सकता है। बट हाँ, मैनेजर ज़रूर डिस्कस करेगा ऑन दोज़ थिंग्स कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी फॉर टेस्टिंग। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है, आप करंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे वो डिस्कस कर सकता है कि क्या आप इस रोल में फिट हो सकते हो विद योर करंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, या क्या आप आगे जाके और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले सकते हो। तो वो डेफिनिटली मैनेजर्स विल गेज यू ऑन दैट। एंड फाइनली इज़ द एचआर राउंड, जिसमें कि आपकी नॉर्मल लोकेशन एंड फिटमेंट चेक होता है। इवन अगर किसी ने अमेज़न का अपीयर किया है इंटरव्यू, तो देयर इज़ अ फिटमेंट चेक दैट हैपेंस एट द एंड। बट हाँ, इधर मैंने देखा कि 4 टू 5 राउंड्स आपके होते हैं, जिसमें 2 टेक्निकल रहेंगे, 2 मैनेजरियल नॉर्मल रहेंगे, या 1 मैनेजरियल रहेगा एंड देन एचआर राउंड, एंड दैट कैन बी मेबी 1 मैनेजरियल प्लस 1 एचआर एट द एंड। ये हो सकता है। करेक्ट। यस। तो रमेश, जब हम लोग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में अपना करियर स्टार्ट करते हैं, ये बहुत सुनते हैं कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में सैलरी नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं मिलता। जो भी हम लोग आजकल भी सुनते हैं कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में सैलरी नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? हाँ, तो अगर मैं सैलरी की बात करूँ, सैलरी यार बिगेस्ट फैक्टर है। हम जॉब क्यों कर रहे हैं? पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, है ना? तो ये बिगेस्ट फैक्टर है जिसके लिए हम जॉब करते हैं। तो सैलरी काफ़ी यार टेस्टिंग करियर में, और ये काफ़ी की डेफिनेशन सभी लोगों के लिए अलग हो सकती है। तो मैं कुछ फिगर्स बताऊँगा। अगर मैं बात करूँगा अ, इन द इनिशियल इयर्स, तो आप डिफरेंट पैकेजेस के साथ स्टार्ट हो सकते हो। अगर आप एमएनसी से स्टार्ट कर रहे हो, आपका वही 3.5 टू 4.5 टू 5 6 ऐसा कुछ स्टार्टिंग आपकी रहती है। फिर आप धीरे-धीरे बढ़ते हो, देन यू कम टू 10 15। तो अगर मैं एक ग्रुप लेके चलूँ, 5 इयर्स एक्सपीरियंस टू maybe 12 years and more than 12 years till 15 years experience, ये जो रेंज है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रेंज है, इसमें लोग ज़्यादा सोचते हैं अपनी सैलरी के बारे में, एंड सोचते हैं कि यार ये मेरे ईयर्स हैं जहाँ मैं ज़्यादा स्विच करके फटाफट अपनी सैलरी बढ़ा पाऊँ। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि बेस्ड ऑन स्किल्स है ये अगेन, लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया है नॉर्मली 5 टू 10 वाली जो रेंज है, उसमें लोग कमा रहे हैं अराउंड मे बी starting from 10-15 lakhs to uh, till going to 50-60 LPA also। तो ये जो फिगर है, ये अगेन डिपेंड करती है आपकी कंपनी के ऊपर, आपके स्किल सेट्स के ऊपर, आपकी इंडस्ट्री के ऊपर, काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करती है। रेंज बहुत बड़ी है ना? 10 से 15 से 50-60 काफ़ी बड़ी रेंज है, और ये 50-60 भी आपका 15 इयर्स तक भी चले जाता है। और ये मैं एज़ अ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर की बात कर रहा हूँ। मे बी आप मैनेजरियल हैं, आप लीड हैं, तो वो भी इस रेंज में लाई कर सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर भी इतना कमा पा रहे हैं इन टेस्टिंग, जो कि गुड इनफ फिगर है। अच्छा, थोड़ा-सा आप अगर हम फुल टाइम से अलग बात करें, तो कुछ पार्ट टाइम सॉरी फुल्ली रिमोट वर्क कुछ लोग कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क मे बी अपवर्क से, फाइवर से, और एंडेलर से, बहुत अलग-अलग साइट्स हैं, उससे कर रहे हैं। तो इसमें जो मनी इन्वॉल्व्ड है उसको मतलब अगर मैं नंबर्स में डालूँ तो यू कैन अर्न एनीथिंग लाइक 5-6 एलपीएम, 5-6 लैक्स पर मंथ। तो ये आपकी मे बी स्टार्टिंग भी हो सकती है, मिडल भी हो सकता है। आप ग्रो कर सकते हो इससे भी ज़्यादा। अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल फुल्ली रिमोट वर्क आप डायरेक्टली बाहर से काम उठा के कर रहे हो, तो ये सैलरी की बात है, मतलब पैसा अच्छा मिल रहा है टेस्टिंग में। और कुछ कंपनीज़ हैं कि जो
रेडी हैं आपको पैसे देने के लिए, उनको अच्छे कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला, कैंडिडेट जिसकी टेस्टिंग स्किल्स अच्छी हैं, प्लस उसको कोडिंग को यूज करना आता है, एंड अदर नॉलेज भी, और भी टेक्निकल नॉलेज भी इन्वॉल्व है, ये कॉम्बिनेशन बहुत कम लोगों के पास है। तो अगर आप बिल्ड कर पाए कॉम्बिनेशन, तो जैसे मैंने बोला कि पैकेजेस काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं। तो मनी वाला जो फैक्टर है, वो शायद मेरे रिप्लाई से क्लियर हो जाना चाहिए। बाकी आप खुद भी चेकआउट कर सकते हो विद योर फ्रेंड्स, विद योर कलीग्स, कि आजकल क्या पैकेजेस मिल रहे हैं व्हेनेवर दे आर स्विचिंग इन टेस्टिंग करियर्स। तो सैलरी अगर फैक्टर है आपका, कि यार मेरे को टेस्टिंग में नहीं आना है, सैलरी कम होती है, तो वो फैक्टर अब नहीं है। या आप स्विच करना चाहते हो टेस्टिंग से मे बी डेवलपमेंट में या डेवऑप्स में, क्योंकि सैलरी कम मिलती है, तो वो रीजन सही नहीं होगा, क्योंकि सैलरी काफी अच्छी मिल रही है। और जब से न्यू टर्म्स आई हैं लाइक एसडैट, तो थोड़ा, एंड आपकी कोडिंग एंड अदर टेक्निकल टेक स्टैक्स इन्वॉल्व होने लगे हैं टेस्टिंग में, तो उसके बाद पैकेजेस बढ़े हैं टेस्टिंग में, ऑटोमेशन की जो पूरी वेव हुई है उसके बाद। तो करेक्ट, सैलरी मतलब इज गुड इन टेस्टिंग। करेक्ट, सैलरी मिलेगी लेकिन आपको खुद को अपस्किल और अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। अगर आप कंफर्ट जोन में चले गए, स्टक रह गए, तो फिर आपका ग्रोथ नहीं होगा सैलरी वाइज। हाँ, एग्ज़ैक्टली। और ये मतलब सबको पता ही होता है कि आप आईटी करियर में हैं, अगर आप टेस्टर हैं या फिर डेवलपर हैं या डेवऑप्स हैं, आप किसी भी प्रोफ़ाइल में हैं, आपको कंटीन्यूअस लर्निंग करनी होगी, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है वो बहुत फ़ास्ट पेस से मूव करती है। तो आपको उसके लिए रेडी रहना है, तभी मतलब इस इंडस्ट्री में अच्छे पैकेजेस भी हैं, क्योंकि काफ़ी फ़ास्ट इधर काम होता है, फ़ास्टली आप ग्रो भी कर पाते हो। तो तनिष, क्योंकि आपको अराउंड 9 साल हो गए करेक्ट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, तो आपको क्या लगता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक मोनोटोनस जॉब है क्या? हाँ, तो यार, मोनोटोनस जॉब कोई भी हो सकती है, अगर आप उसको कंटीन्यूअसली ना सोचो कि यार इसे मैं इंटरेस्टिंग कैसे बनाऊँ। अगर आप ये सोचना बंद कर दो, तो आपकी कोई भी मोनोटोनस जॉब हो सकती है। अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ अपने टेस्टिंग करियर में, तो काफ़ी लोग को अ टेस्ट करके बग्स फाइंड करने का जो प्रोसेस है, जिसको मैनुअल टेस्टिंग बोलते हैं हम जनरली, तो ये काफ़ी बोरिंग लगता है कि क्यों यार मैं टेस्ट केस लिखूँ अपने मे बी जीरा में, मे बी अपने एक्सेल में, और क्यों फिर मैं उसे एग्जीक्यूट करके बग फाइंड करूँ। ये तो इंटरेस्टिंग वर्क नहीं है, मेरे को तो ऑटोमेशन चाहिए, वही इंटरेस्टिंग वर्क है। तो अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूँ, जो मैंने बोला, आप टेस्ट डिज़ाइन करके अच्छे बग्स ढूँढ पाओ, इस प्रोसेस को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो? तो 2 चीज़ें मैंने ट्राई की अभी रिसेंटली इन दिस ईयर। फर्स्ट इज़ आपकी प्रोजेक्ट आउटलाइन। आप पूरे प्रोजेक्ट की एक आउटलाइन, एक मैप बना सकते हो, अंडरस्टैंडिंग योर रिक्वायरमेंट्स, है ना? तो आप उस आउटलाइन को यूज़ कर सकते हो अपने और टेस्ट केसेस डिज़ाइन के लिए। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप पूरे रिक्वायरमेंट को कैसे मैप कर पाओ, जिससे आप टेस्ट केस बना पाओ। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप आता है, जब आपने एक आउटलाइन बना ली, आप टेस्ट डिज़ाइन कर पाओ। टेस्ट डिज़ाइनिंग इज़ वेरी क्रूशियल स्किल, कि आप कौन से वेरिएबल्स आप मूव कर पाओ इन योर टेस्टिंग, जिससे आपको कुछ बग्स, क्रिटिकल बग्स आप ढूँढ ढूँढ पाओ। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो अगेन, आप अच्छे लोगों को फ़ॉलो करो, आप पॉडकास्ट ऐसे सुनो जैसे सिद्धार्थ कर रहे हैं। तो आप इससे समझोगे कि यार टेस्टिंग में बहुत कुछ है करने के लिए, और सिंपल सी चीज़ जो हमें लगती है कि हमने कुछ बटन क्लिक किए, कुछ कीबोर्ड प्रेस किया और हम एक बग ढूँढ के लेके आ गए। इसको बहुत इंटरेस्टिंग किया जा सकता है, और जो अपना मेन जॉब है वो है ही ये, कि आप अच्छे से टेस्ट करके आप अच्छे बग्स निकाल पाओ, जिससे टीम को पहले ही पता चल जाए कि यार ये प्रॉब्लम्स है प्रोडक्ट में। क्योंकि अगर आप नहीं ढूंढोगे, तो सीधा यूजर को मिलेंगे वो, जो कि कोई भी कंपनी नहीं चाहती है। इसलिए हमारी नीड है, एज टेस्टर्स हमारी नीड है। तो हमें टेस्टिंग को समझना पड़ेगा कि ये इंटरेस्टिंग है, और इसे इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है वो समझना ही होगा, मतलब और कोई चॉइस नहीं है। तो मोनोटोनस जॉब नहीं है। अगर आप नहीं बनाओगे इसे इंटरेस्टिंग, तब आपको मोनोटोनस लगेगी। तब आपको लगेगा कि यार सारे दिन मैं बैठ के टेस्ट केस लिखता जाता हूँ, और ये टेस्ट करके कुछ बग निकाल देता हूँ, ये तो कुछ काम नहीं हुआ। उसको आपको इंटरेस्टिंग बनाना होगा। आप
समझो कि ये जो पूरा प्रोसेस है इसका क्या मोटिव है इन द होल साइकिल। आप टीम को एक सर्विस दे रहे हो, अपनी टेस्टिंग सर्विस दे रहे हो, तो हाउ कैन यू बी बेस्ट एट इट? तो दैट वे यू कैन मेक इट इंटरेस्टिंग। करेक्ट। तो रनीश, आपने ये पॉडकास्ट में बोला था कि 2 कंपनी में ले ऑफ हुए थे, उसके पहले आप निकल गए थे, करेक्ट? तो उसी के रिलेटेड यस। मेरा एक क्वेश्चन है कि हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे कंपनी में ले ऑफ होने वाला है? मतलब अगर हमको पहले से ही पता चल जाए, तो हम वो हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं ना? तो कुछ ऐसे इंडिकेशन है क्या जिसके लिए हम लोग देख सकते हैं, जिससे हमको पता चल जाए कि हाँ, कुछ तो गड़बड़ है, कंपनी में ले ऑफ्स हो सकते हैं? ओके। ठीक है। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा इसे आंसर करना जितना इजीली और जितना आसान हो पाए मेरे लिए कि मैं किसी प्रॉब्लम में ना हूँ। ठीक है? तो ओके, तो कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं जो मैंने नोटिस की है कंपनीज़ में, आपके प्रोजेक्ट्स में, जिससे आपको थोड़ा अंदेशा लग जाता है कि यार यहाँ पे शायद जॉब कट्स या अ, और भी ज़्यादा कि मे बी सैलरी कट्स या ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो पहली आपको चीज़ ये नोट करनी होगी कि जो भी आपके सीनियर मैनेजमेंट है, क्या उससे क्लियर प्लान्स आ रहे हैं, क्लियर रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म। अगर हमारे पास प्लान्स या रिक्वायरमेंट्स ही अगले क्वार्टर तक की है, उसके आगे का नहीं पता है, तो वो आपके लिए स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए कि उसके आगे क्या होगा। अगर आप क्रॉस क्वेश्चन करते हो टू योर मैनेजर, आपको क्लियर आंसर नहीं मिलते हैं, तो आपको समझना होगा कि देयर आर सम थिंग्स मे बी जो कंपनी लॉन्ग टर्म में नहीं प्लान कर रही है, हायर मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म में नहीं प्लान कर रहे हैं। एंड और क्या आप चीज़ देख सकते हो, आप ये देख सकते हो कि कंपनी स्टार्ट कर सकती है ऑन द बजट कट्स। तो ये भी हो सकता है कि कंपनीज लोन बजट, मैं मना नहीं कर रहा हूँ उस चीज़ को, लेकिन दैट कैन बी इंडिकेशन कि यार अगर बजट कट्स हो रहे हैं, मे बी ट्रिप्स आर गेटिंग कट, या और कुछ बजट बजट कट्स हो रहे हैं इन योर डिपार्टमेंट, एंड सब लोगों को पता है कि वो चीज़ें पता चल जाती हैं जब भी बजट कट्स होते हैं। तो उस वो भी आपके लिए एक इंडिकेशन हो सकता है कि यार अगर बजट कट्स हो रहे हैं तो शायद और ये बिल्कुल इसको हमें बिल्कुल ऐसा नॉर्मल लेना चाहिए कि यार ये कंपनी जो है, कंपनी इज़ इन द बिज़नेस ऑफ मेकिंग मनी। अगर उनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो उनको बजट कट्स करने होंगे, उनको ले ऑफ करने होंगे। तो उनके एंगल से भी चीज़ें हमें समझनी होगी। ये नहीं है कि हम कुछ गलत काम कर रहे हैं तो हमारा ले ऑफ हुआ है। कंपनी का अगर प्रॉफिट कम है तो उसको ले ऑफ करना पड़ेगा, उसकी मजबूरी है वो। ओके, तो अगर बजट कट्स हो रहे हैं दैट इज़ अनदर रीज़न। अगर आपके सीनियर जो हैं अगर दे आर लीविंग द कंपनी और उनका काउंट ऑफ लिविंग बढ़ता जा रहा है, एट्रिशन रेट बढ़ता जा रहा है। तो ये भी एक अनदर रीज़न है। अगर आपके सीनियर जा रहे हैं तो मतलब शायद उनको कुछ चीज़ें पता है जो आपके लेवल तक नहीं आ पाई हैं, एंड दे आर लीविंग अर्ली, तो उनसे भी आप पता कर सकते हो। मे बी आफ्टर लीविंग ऑल्सो आप चेक कर सकते हो कि यार इज़ देयर समथिंग इन द कंपनी कि जिसके लिए हमें प्लान करना चाहिए टू स्विच एंड ऑल दोज़ थिंग्स। अ, तो ये कुछ इंडिकेशंस हैं, तो मेरे साथ भी ये हुए हैं, एंड लकीली 2 कंपनी मैं नाम ले लूँगा उन कंपनीज़ का, बट मेरे साथ हुआ है कि मेरा पूरा आइदर प्रोजेक्ट लेड ऑफ हो गया था या फिर कंपनी का एक सेक्शन और सब्सिडियरी कंपनी पूरी डिसॉल्व हो गई थी। तो हमें वो चीज़ें पता चलने लगी थी पहले से ही। इवन काफ़ी बट वो जो डिफिकल्ट टाइम होता है ना जिसमें कि आपको पता होता है कि ले ऑफ होने वाला है एंड इंडिकेशंस आपको सारे मिल रहे हैं, लेकिन उस टाइम भी आपके मैनेजर से हायर मैनेजमेंट आपको प्रेशर कर रहे हैं टू वर्क मोर, और उसी टाइम पे आपको प्रूव भी करना है कि यार मेरे को अपनी परफॉर्मेंस भी 100% से ज़्यादा देनी है। साथ के साथ मेरे को ये भी करना है कि मैं साइड बाय साइड अपनी जॉब भी सर्च करता रहूँ, वो काफ़ी डिफिकल्ट टाइम रहता है। कुछ फ्रेंड्स के साथ भी हुआ है, ये मेरे साथ भी हुआ है कि ऑलरेडी एक ले ऑफ की लिस्ट मिल गई थी हमें इन द कंपनी। हमें पता था कुछ लोग छोड़ के जा रहे हैं, और हमें हमें काम करना पड़ रहा था मोर आवर्स, जिसमें कि हमारी प्रिपरेशन भी इम्पैक्ट हो रही थी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हार्ड आपको उस ले ऑफ वाले टाइम में, उस ड्यूरेशन में आपको झेलनी पड़ेगी। एंड इवन कुछ लोगों के साथ तो ये भी हुआ था कि जिनको ले ऑफ करके एक डेट भी मिल गई थी कि आपकी ये लास्ट डेट है,
उनको मतलब सीधा सुबह एक कॉल में लिया और बोल दिया कि ये आपकी लास्ट डेट है, आपको इस टाइम तक का है आपका नोटिस पीरियड, उसके बाद यू आर लेड ऑफ और आप रिजाइन कर दीजिए, योर सेवरेंस पैकेज एंड एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड। तो वो वाला टाइम बहुत थोड़ा डिफिकल्ट रहता है कि जब आपको पता ही है कि यार दिस इज योर लास्ट डे, वो डू और डाई सिचुएशन है एकदम। तो मैं बोलूँगा कि वो वर्स्ट केस है। उससे पहले ही जो आपको इंडिकेशंस मिल रहे हैं, आप स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन। एंड जैसे मैंने बोला बिल्कुल नॉर्मल है कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी इज इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग मनी। अगर उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो वो बजट कट्स करेंगे, वो ले ऑफ करेंगे। तो आपको वो इंडिकेशंस टाइमली समझ के टाइमली अपनी प्रिपरेशन रखनी है, जिससे आप एंडिंग में उसको खींच के ना ले जाओ कि यार मैं अपनी परफॉर्मेंस 100% रहूंगा तो शायद मेरा ले ऑफ ना हो। वो नहीं होगा केस, क्योंकि परफॉर्मेंस 100% करके भी आपका ले ऑफ हो सकता है, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स ही नहीं है। यस। करेक्ट। तो रनिश, क्योंकि अभी हम लोग लेऑफ्स की बात करते हैं, करेक्ट, तो जो भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आना चाहते हैं वो ये भी पूछते हैं कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का फ्यूचर है क्या? तो आपको क्या लगता है, क्या फ्यूचर स्कोप है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का? ओके। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फ्यूचर की अगर मैं बात करूँ तो फ्यूचर प्रेडिक्शन काफी ट्रिकी होती है, क्योंकि कोई प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाता है। तो अगर कोई ये भी पूछे कि 5 साल बाद क्या होगा, मतलब अगर आप ये सोचना चैट जीपीटी जैसी कुछ टेक्नोलॉजी, एलएलएम्स जैसी कुछ टेक्नोलॉजी आ जाएगी, ये किसी को नहीं पता था 5 साल पहले। अगर किसी को पता होता ना, वो एनवीडिया के स्टॉक में लगा देता पैसे, या फिर माइक्रोसॉफ्ट, या फिर गिटहब कोपायलट या अदर थिंग्स। तो उसमें पैसे लगाए थे अपने स्टॉक्स के, राइट? अगर किसी को पता होता कि ये एलएलएम्स विल बी द नेक्स्ट थिंग, हर कोई सिर्फ एआई की बात करेगा। आप किसी भी सीईओ की टॉक सुन लो, किसी की भी स्पीच सुन लो, पूरे आपको कंपनी के स्पीचेस में आपको एआई टर्म अगर नहीं मिली टेक कंपनी की स्पीच में, तो इसका मतलब है उसका स्टॉक गिरने वाला है अगले दिन ही। तो ये चीज है ही। ठीक है, तो प्रेडिक्शन करना नामुमकिन है, मतलब अगर होता तो कर लेते, लेकिन हाँ, अगर मैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की स्कोप करूं, जो मेरे को दिखता है कि ये जॉब रिक्वायर करती है आपका फुल अटेंशन, योर लॉजिकल माइंडसेट, आपकी बग फाइंडिंग स्किल्स, आप कैसे लूप होल्स ढूंढ पाओ इन रिक्वायरमेंट्स, इन एप्लीकेशन, वट एवर, टू मेक श्योर कि भाई हमारे ये जितने जल्दी से जल्दी क्रिटिकल चीजें मिल जाएं, जितने हम टेस्टिंग को एफिशिएंट रख पाए, जिससे कि हमारे रियल यूजर्स इम्पैक्ट ना हो। तो ये जो जॉब है पूरा टेस्टिंग का, ये एक क्रिटिकल जॉब है, क्रिटिकल पार्ट है ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो आई डू नॉट सी कि ये इसका कोई स्कोप नहीं रहेगा। मैं बल्कि देख रहा हूँ कि इसमें भी अगर आप एक ही डोमेन चूज कर लो, अगर आप सिर्फ परफॉर्मेंस टेस्टिंग को ही चूज कर लो, या सिर्फ सिक्योरिटी टेस्टिंग को ही चूज कर लो, ये स्पेसिफिक डोमेन्स है, नीश डोमेन्स है, इसमें ही आप पूरा करियर बना सकते हो। और टेस्टिंग तो बहुत वाइड है, अब पूरी टेस्टिंग की सब चीजें कर ही नहीं सकते, क्योंकि इतनी चीजें हैं टेस्टिंग करने के लिए, आपको टाइम ही कम पड़ जाएगा। तो टेस्टिंग एज अ करियर मेरे को नहीं दिखता है कि ये कहीं भी जाएगा, या इसमें कुछ चीजें होंगी, बल्कि स्पेसिफिक इसमें मिनी करियर्स बन जा रहे हैं। तो आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करियर, आई एम बेटिंग माई करियर ऑन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो यस, स्कोप मेरे हिसाब से तो काफी अच्छा है और काफी इंटरेस्टिंग करियर है। करेक्ट, क्योंकि नॉर्मली मैंने इसलिए पूछा क्योंकि एआई के बारे में भी बात करते, करेक्ट, तो लोग ये भी हम्म, पूछते हैं कि क्या एआई सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के जॉब ले लेगा क्या? तो इसलिए हम्म। भी एक क्वेश्चन आता है कि क्या फ्यूचर स्कोप, मतलब एआई आने के बाद सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का स्कोप रहेगा क्या, कि एआई सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की जॉब से ले लेगा? ओके, ओके, तो इसको ऐसे भी समझते हैं कि एआई टेकिंग ओवर जॉब्स ये एक नया कंसेप्ट नहीं है। स्टार्टिंग से लेते हैं, स्टार्टिंग से वो सोचते हैं कि यार ये जब पूरी कुछ भी ऑटोमेशन होता है, जैसे पहले फैक्ट्रीज में वर्कर्स थे, वो काफी मैनुअल काम करते थे, फिर ऑटोमेशन आया, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेटेड फैक्ट्रीज बन गई। तो उससे क्या हुआ, जॉब्स इम्पैक्ट हुई होंगी, डेफिनेटली इम्पैक्ट हुई होगी। मेरे पास डेटा नहीं है शो करने के लिए, बट जॉब्स इम्पैक्ट हुई होंगी, क्योंकि जब आपके सेम वर्क, सेम प्रोडक्टिविटी अचीव हो पा रही है लेस वर्कर्स से, तो डेफिनेटली जॉब इम्पैक्ट हुई होंगी। तो ऐसे ही मैं एआई इन टेस्टिंग को देखता हूँ। अगर
हम अपने पिछले कुछ सालों में देखें ऑटोमेशन की अगर मैं बात करूं, तो पीपल विद ऑटोमेशन स्किल्स, ना ही वो मतलब ना कि वो सिर्फ सरवाइव ही किया उन्होंने ऑटोमेशन की पूरी वेव, दे गॉट बेटर पैकेजेस, उनकी ग्रोथ हायर हुई है ड्यू टू ऑटोमेशन। लेकिन जिसने ऑटोमेशन को लेवरेज नहीं किया, डेफिनेटली जॉब्स इम्पैक्ट हुए हैं। मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स भी है जिनकी जॉब्स इम्पैक्ट हुई है, जिनको क्रिटिकल टाइम पे जस्ट बिफोर द ले ऑफ जिनको स्टार्ट करना पड़ा है ऑन द कोडिंग और लर्निंग ऑटोमेशन एंड ऑल दीज स्टफ। तो ऐसे ही मैं एआई को लेके चलता हूँ कि अगर आप सीख लो टू लेवरेज एआई जल्दी, तो आपके लिए वो एक एडिड स्किल सेट है इन योर होल टूल बॉक्स जो आप यूज कर सकते हो टू डू अ बेटर टेस्टिंग। तो क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि सेम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज से आपकी प्रोडक्टिविटी जब बढ़ जाती है, तो उससे न्यू रिक्वायरमेंट्स भी कम हो जाती है। तो ये डेफिनेटली इम्पैक्ट है। तो पीपल विद एआई नॉलेज विल डेफिनेटली इम्पैक्ट जॉब्स ऑफ पीपल विदाउट इवन विदाउट एआई नॉलेज। ये होगा, मतलब ये एक फैक्ट है जो हमने ऑटोमेशन के साथ भी देखा है, ये कोई नई चीज नहीं है और ये करंटली हो रहा है। कंपनीज आर लेवरेजिंग एआई टूल्स टू मेक यू मोर प्रोडक्टिव, और जब आप प्रोडक्टिव होते हो वो सीधा दिखता है इम्पैक्ट लीडरशिप को, और वो देखते हैं कि मे बी दिस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कैन सपोर्ट आर वर्क, तो हमें और एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये इम्पैक्ट आपको दिखेगा। अब कुछ लोग इसमें यही बोल सकते हैं नहीं, एआई विल नॉट इम्पैक्ट और दिस एंड दैट। तो मेरा तो इसमें ओपिनियन यही है कि इम्पैक्ट आपको दिखेगा अगर आप अडेप्ट नहीं करते हो टू लर्न अबाउट एआई, टू लर्न अबाउट न्यू टेक। ये हमने अब तक भी देखते हुए आए हैं और आगे भी मैं यही सोचता हूँ कि ऐसे ही होगा, क्योंकि अ, यही हमने देखा है एट प्रेजेंट और पास्ट में भी। करेक्ट। तो रोनिश, आप कुछ फाइनल एडवाइस देना चाहोगे जो भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको? श्योर यार, मैं ये बोलूँगा कि अगर जो भी पॉडकास्ट देख रहा है, अगर आप मे बी कॉलेज में हो, आप सोच रहे हो कि यार ये कौन आ गए हैं 2 लोग मेरे को बताने के लिए टेस्टिंग के बारे में। तो आप थोड़ा और समझो टेस्टिंग के बारे में। मे बी मैं बेस्ट नहीं होऊँगा ये एडवाइस देने के लिए, और भी लोग हैं ऑन लिंक्डइन, आप चेक करो। टेस्टिंग एज़ अ करियर समझो क्या है, खुद से करके देखो। मेरे को तो काफ़ी सही करियर लगा है अब तक। मेरे को 9 साल होने वाले हैं, मज़ा भी आया है, सैलरी भी मिली है, रिवॉर्डिंग करियर है। और जब कोई मैं ऐसे बग ढूँढ के लाता हूँ अच्छा-सा, और वो मैं रेज़ करता हूँ टू डेवलपर्स और वो फिक्स हो जाता है ना, तो वो फीलिंग जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है। तो अगर आप सोच रहे हो कि स्टार्ट करूँ कि नहीं करूँ ये करियर, तो आप ये भी कर सकते हो। अगर आप जस्ट अबाउट टू स्टार्ट हो, तो आप स्टार्ट करके देखो यार 1-2 साल। मतलब आप अगर ऐसे दूर से सोचते रहोगे कि यार ये सही है कि नहीं है, तो वो भी ठीक नहीं है। आप करके देखो, 1-2 साल आपको नहीं मज़ा आता है, आप स्विच कर लो अपना करियर, कोई उसमें इश्यू नहीं है। लेकिन आप करके तो देखो, इस करियर को थोड़ा-सा ऑब्ज़र्व तो करके देखो, इस करियर में क्या है। और दूसरा एडवाइस उनके लिए जो ऑलरेडी टेस्टिंग में है और उनको लगता है कि यार ये टेस्टिंग का कोई फ्यूचर नहीं है, इस टेस्टिंग करियर में भी सैलरी ग्रोथ नहीं है। तो जैसे मैंने सैलरी के बारे में ऑलरेडी क्लियर कर दिया है, और दूसरा टेक स्टैक भी डेली न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज आर गेटिंग इम्प्लीमेंटेड और यूज्ड फॉर टेस्टिंग पर्पसेस। सिर्फ ऑटोमेशन के पाथ में ही, सिर्फ परफॉर्मेंस के पाथ में, सिर्फ सिक्योरिटी के पाथ में ही लोग पूरा करियर बना दे रहे हैं अपना पूरे टेस्टिंग में। तो आपको वो अपना मे बी नीश ढूँढना है या मे बी आपको जर्नलिस्ट बनना है, वो आपका डिसीजन है। लेकिन इंटरेस्टिंग करियर है, आप कंटिन्यू करते रहो। आई वुड से अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार ये करियर, मतलब आपका जो रीज़न है टू स्विच टू अदर करियर, ये नहीं होना चाहिए कि यार इसमें सैलरी नहीं है, इंटरेस्टिंग नहीं है, या मेरे को टेक्निकल काम नहीं करने को मिलेगा। तो ये आपका रीज़न नहीं हो सकते हैं। डेफिनिटली आपके जेन्युइन रीज़न हो सकते हैं टू स्विच टू अदर करियर्स, बट ये नहीं हो सकता। एंड अगेन, I'm just speaking this as a guy who's working in this industry, in this testing career for almost 9 years. तो मैं ये बोलूँगा, जो भी कर रहा है, मे बी अबाउट टू स्टार्ट, और जो ऑलरेडी कर रहा है टेस्टिंग, और जो कंटिन्यू कर रहा है फॉर सम इयर्स, यू थिंक अबाउट एडिंग अ वैल्यू इन योर पर्टिकुलर टीम, कि मैं एज अ टेस्टर क्या सर्विस कर रहा हूँ टू द एंटायर टीम, हाउ कैन आई डिलीवर माई वैल्यू बेटर। वो आपको कंटिन्यूअसली सोचना पड़ेगा। देन
I think things will be better. Yeah. करेक्ट। सो थैंक यू सो मच रनीश अपना टाइम देने के लिए पॉडकास्ट के लिए। होप जो भी हमने डिस्कस किया ये पॉडकास्ट में उससे लोगों को अपने करियर में हेल्प मिलेगी। Yeah. Thank you, Siddharth, and bye everyone. Thanks again for inviting me. थैंक यू। बाय।